हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम यूपी पैट, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी और बिहार एसएससी के लिए कुमार गौरव सर की जो ब्रह्मास्त्र की सेकंड क्लास आई थी उसका रिवीजन करने वाले हैं। और इसकी जो पीडीएफ नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन दिया देखो कि असत्य कथन को पहचानना है। तो कौन सा असत्य है ये देखना है इसमें। वेद त्रयी में अथर्ववेद शामिल नहीं है, तो ये सही बात है। सत्यमेव जयते शब्द महाउपनिषद से लिया गया है, तो ये गलत हो जाता है। तो ये महाउपनिषद से ना लेकर किससे लिया गया था, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो बाकी ऑप्शन पे भी ध्यान दे लेते हैं हम। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, तो याद रखना 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में, तो ये सही है। रावी नदी को वेदों में परुषणी कहा जाता है, ये भी सही हो जाता है। अथर्ववेद में सभा समिति प्रजापति की दो पुत्रियों के समान थी, तो ये भी सही है। नेक्स्ट आता है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, तो ये भी सही बात है। तो हमारा जो गलत ऑप्शन था वो कौन सा था, ये था कि सत्यमेव जयते शब्द महाउपनिषद से लिया गया है। अब देख लेते हैं कि वेद त्रयी में आते कौन कौन है। जो तीन वेद थे वो कौन कौन से थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद इसमें नहीं आता। अथर्ववेद को जादू टोना और अंधविश्वासों का वेद कहते हैं, तो ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट बात करें कि सत्यमेव जयते ये किस उपनिषद में से लिया गया, मुंडकोपनिषद से। और महाउपनिषद से वसुदेव कुटुंबकम, जो हमारी G20 की थीम है इस बार की, वो ली गई है, तो याद रखना महाउपनिषद से वसुदेव कुटुंबकम शब्द लिया गया है, जो कि G20 की थीम है। अब इनके पुराने नाम देख लेते हैं हम नदियों के, कि रावी नदी को वेदों में क्या गया, परुषणी। सतलज नदी को सतुद्री, चेनाब नदी को अस्किनी, झेलम नदी को वितिस्ता और गाय को वेदों में क्या कहा गया, अघन्या। तो याद रखना गाय को क्या कहा गया, अघन्या कहा गया, अर्थात न मारे जाने योग्य पशु। नेक्स्ट देखो, अब बात करें हम ऋग्वेद की, तो इसमें टोटल 10 मंडल हैं और 10वें मंडल में क्या है, पुरुष सूक्त हैं। और 9वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया, सोमदेव का। और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का। तो ये भी याद रखना है कि तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है, गायत्री मंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की है। तो इसकी मेजबानी की है साउथ अफ्रीका ने। जो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था, इसकी मेजबानी किसने की है, साउथ अफ्रीका ने। और ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये 5 देश आते हैं ब्रिक्स में। नेक्स्ट बात करें अब एस तो एस इसका होस्ट कौन है, इंडिया इसका होस्ट था 2023 में। और नवा सदस्य इसमें कौन जुड़ा है, ईरान। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बीजिंग में है इसका हेडक्वार्टर एस का। G20 तो इसका भी होस्ट कौन है, इंडिया है। और इसमें 21वां सदस्य कौन जुड़ा है, अफ्रीकन यूनियन, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, अदिस अबाबा में है। आसियान तो इसका होस्ट कौन है, इंडोनेशिया है। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये भी याद रखना आपको आसियान का। और इसका 11वां सदस्य कौन बना है, तिमोर लेस्ते। G7 तो इसका होस्ट कौन था, जापान था। 2023 में होस्ट कौन है इसका, जापान है, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट आता है संघाई सहयोग संगठन का नवा सदस्य किसे बनाया गया है। तो इसका नवा सदस्य अभी मैंने ऊपर बताया आपको, ईरान बनाया गया है। तो कुछ नए सदस्य बने हैं देखो, जैसे यूएनओ, तो यूएनओ का नया सदस्य कौन है, दक्षिण सूडान, जो कि 193वां सदस्य है। G20 का नया सदस्य कौन बना है, अफ्रीकन यूनियन। और G20 में जो टोटल 19 देश आते हैं और 2 संघ हैं, जैसे कि यूरोपीय यूनियन और एयू अफ्रीकन यूनियन। तो 2 इसमें संघ हैं और 19 देश हैं, तो टोटल मिलाकर हो जाते हैं 21। एनडीबी का नया सदस्य कौन बना है, मिस्र। एनडीबी का मतलब होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। आईएमएफ का नया सदस्य एंडोरा है, और कौन से नंबर का, 190वें नंबर का है। आसियान का तिमोर लेस्ते है और 11वें नंबर का है, ये भी याद रखना आपको। नाटो का नया सदस्य कौन है, फिनलैंड है और 31वें नंबर का है। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जैन धर्म से संबंधित। जैन धर्म के बारे में असत्य कथन पहचानना आपको। तो असत्य का मतलब है देखो, संस्थापक इसके आदिनाथ थे, या जिसे कहते हैं ऋषभदेव, तो सही बात है ये तो। और 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी थे। पहले आदिनाथ या कहीं ऋषभदेव, जबकि 24वें महावीर स्वामी। सांपों के देवता पार्श्वनाथ थे, अभी ये भी सही बात है। जैन साहित्य को कुरुंजी कहते हैं, तो ये गलत हो जाता है।
इसमें क्या पूछा, गलत ही पूछा, तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ये वाला। जैन साहित्य को कुरुंजी कहते हैं, ये गलत हो जाता है। बल्कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं, आगम साहित्य कहते हैं। और कुरुंजी किसे कहते हैं, असम साहित्य को। तो असम साहित्य को कुरुंजी कहते हैं। त्रिरत्न, त्रिरत्न देखो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो ये जैन धर्म के त्रिरत्न थे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो ये क्या है, गलत है। तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, गलत आंसर हो जाता है। तो इसमें दो गलत हो जाते हैं कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये गलत है। बल्कि क्या था, वर्धमान महावीर था। सिद्धार्थ किसका था, गौतम बुद्ध का वर्तमान बचपन का नाम था। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट आता है वन वर्ल्ड टीबी समिट। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था, वाराणसी में हुआ था। और जो टीबी है ये किससे होने वाला रोग है, जीवाणु से। तो अब जीवाणु से होने वाले रोगों की ट्रिक जान लेते हैं हम, क्या होती है। पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया, तो ये याद रखनी है आपको। पंडित से हो जाता है प्लेग, पैसे प्लेग जिसे हम काली मौत भी बोलते हैं। डै से डिप्थीरिया और तै से तपेदिक जिसे बोलते हैं टीबी। तपेदिक को क्या बोलते हैं, टीबी बोलते हैं। कैसे, काली खांसी। और टै से टिटेनस या टाइफाइड। तो दोनों किस, ये भी कौन से हैं, जीवाणु से। कैफोर आता है कुष्ठ रोग जिसे बोलते हैं लेप्रेसी। और है न्यू पर निमोनिया और है फॉर हैजा। तो ये हो जाते हैं हमारे जीवाणु से होने वाले रोग। अब बात करें प्लेग की, तो इसे काली मौत कहते हैं। और तपेदिक, इसका टीका है बीसीजी, बैसिलस कॉलमेट गुरीन। तो ये याद रखना आपको, टीबी का टीका होता है बैसिलस कॉलमेट गुरीन बीसीजी। और टीटनस को धनुष टंकार रोग भी कहते हैं। कुष्ठ रोग को लेप्रेसी। और हैजा किस कौन सा जीवाणु होता है हैजा का, विब्रियो कॉलेरी। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट देखो अब, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस भारतीय उल्का वैज्ञानिक के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है। तो ये रखा अश्वनी शेखर के नाम पर। तो याद रखना है, क्षुद्र ग्रह का नाम अश्वनी शेखर के नाम पर। एस्ट्रॉइड बेल्ट किस किस ग्रह के बीच पाई जाती है, मंगल और बृहस्पति के बीच। तो ये भी याद रखना, एस्ट्रॉइड बेल्ट किसके बीच पाई जाती है, मंगल और बृहस्पति के। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट मैंने देखो इसका चित्र बनाया है, जो ग्रह है इनके चित्र बनाया है। यहाँ पर हो जाता है सूर्य, क्या हो जाता है, ये सूर्य हो जाता है। और ये बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, और ये हो जाता है बृहस्पति। जो शुक्र है इसे बोलते हैं सबसे गर्म ग्रह। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा, शुक्र है। और सांझ का तारा, भोर का तारा, सब किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। जो एस्ट्रॉइड बेल्ट से पहले वाले होते हैं इन्हें बोलते हैं आंतरिक ग्रह। और जबकि एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद के ग्रहों को कहते हैं बाह्य ग्रह। तो ये भी याद रखने हैं आपको। और एस्ट्रॉइड बेल्ट किस किस के बीच पाई जाती है, देखो ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है, किस किस के बीच है, मंगल और बृहस्पति के बीच। और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ आर्यभट्ट द्वारा रचित है। तो अब हम जितने भी ग्रंथ हैं उनके बारे में जानने वाले हैं। देखो, किताबुल हिंद जिसे बोलते हैं तहकीक हिंद भी कहते हैं इसे, किसकी है ये, अलबरूनी की। तो किताबुल हिंद या कहें तहकीक हिंद, किसका ग्रंथ है, अलबरूनी का। रहेला, ये किसका, इब्न बतूता का, जो कि मोरक्को का निवासी था। मुद्रा राक्षस, ये विशाख दत्त की है। और यह एक जासूसी ग्रंथ है, ये भी याद रखना आपको। सूर्य सिद्धांतिका, ये आर्यभट्ट की है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, ये हो जाता है सूर्य सिद्धांतिका। नेक्स्ट आता है इंडिका। तो ये मेगास्थनीज की थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेघदूत, तो ये किसकी है, मेघदूत, मालविका अग्निमित्रम, ऋतु संगार, ये तीनों किसकी है, कालिदास की है। नेक्स्ट आता है कवि राजमार्ग। तो ये अमोघ वर्ष फर्स्ट की है। और यह राष्ट्रकूट वंश का शासक था। तो ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट बात करें बुद्ध चरित, तो ये अश्वघोष की है। बृहद संहिता, ये वारामिहिर की है। और हर्षचरितम और कादम्बरी, ये दोनों किसकी हैं, बाणभट्ट की हैं। और बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहता था, ये भी याद रखना आपको कि बाणभट्ट जो था वो हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। प्रियदर्शिका, ये स्वयं हर्षवर्धन की है। मतलब जो राजा था हर्षवर्धन, उसकी है कौन, प्रियदर्शिका। तो याद रखना आपको, प्रियदर्शिका खुद किसने लिखी थी, हर्षवर्धन ने। मृच्छकटिकम, ये शूद्रक की है। कामसूत्र, ये वात्सायन की है। और राजतरंगिणी, ये कल्लण की है। और राजतरंगिणी में जम्मू कश्मीर का वो मिलता है, क्या बोलते हैं उसे, इतिहास। तो राजतरंगिणी में क्या मिलता है, जम्मू कश्मीर का इतिहास मिलता है। पंचतंत्र, ये किसकी है, विष्णु शर्मा की है। सीयू की, वो इंसान की है।
लीलावती ये भास्कर सेकंड की है, और महाभाष्य ये पतंजलि की है, अष्टाध्यायी ये पाणिनि की है। तो ये इतने सारे ग्रंथ थे जो मैंने आपको रिवाइज कराए। और जो पाणिनि की अष्टाध्यायी थी ये संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ था। तो संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ पूछा जाए तो अष्टाध्यायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें मिला 126वां स्थान। तो हैप्पीनेस में 126वां स्थान है। अब कुछ हम जान लेते हैं सूचकांक, जैसे 126वीं रैंक किस में है? तो पीस इंडेक्स में और हैप्पीनेस इंडेक्स में, दोनों में कितनी है? 126वीं रैंक है। 127वीं रैंक किस में है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। और जारी करने वाली संस्था कौन है? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो याद रखना आपको जारी करने वाली संस्था। मैंने केवल 2 के लिखे हैं जारी करने वाली संस्था, तो वो दोनों याद रखने आपको। 38वीं रैंक किसमें? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में है, और जारी करने वाली संस्था हो जाती है वर्ल्ड बैंक। तो ये दोनों याद रखने हैं आपको, क्योंकि पूछे जाते हैं ये। फोर्थ किसमें है? फायर पावर इंडेक्स में फोर्थ है। 161वीं रैंक किसमें? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। 111वीं रैंक किसमें? ये भी हाल ही में जारी हुआ हंगर इंडेक्स में, भूखमरी सूचकांक में। थर्ड रैंक यूनिकॉर्न में है। और 10th रैंक हमारी किसमें है? ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ये याद रखनी है रैंक आपको। नेक्स्ट बात करें, इसकी रैंक तो कम पूछी जाती है, लेकिन इसके आधार पूछे जाते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, जारी करने वाली संस्था कौन हो जाती है? UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसके 3 आधार हैं, ये आधार पूछे जाते हैं। साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा। तो ये हो जाते हैं इसके 3 आधार। नेक्स्ट बात करें अब, वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन है? तो ये कौन है? ये हो जाती हैं दीपिका मिश्रा। तो ये आपको याद रखना है कि ये कौन है? दीपिका मिश्रा हो जाती हैं पहली महिला वायुसेना अधिकारी। अब इसमें आया देखो ऑप्शन, शिवा चौहान। तो ये सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी थी। गीता राणा, ये लद्दाख में सेना की कमान संभालने वाली पहली महिला है। और जो सालिजा धामी है, तो सालिजा धामी कौन है? ये स्थायी कमीशन पाने वाली पहली महिला है। तो ये याद रखनी, पहली महिला है ये किस किस में, वो देखना आपको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आते हैं कि निम्न घटनाओं का क्रम सजाइए। तो देखो, गदर पार्टी, इसकी स्थापना 1913 में होती है। सैन फ्रांसिस्को जो कि USA में है, वहाँ पर हुई थी। और लाला हरदयाल स्थापना करने वाले थे। बंगाल विभाजन 1905 में होता है। और उसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन होता है। और किसने करवाया था ये? मतलब जो बंगाल विभाजन था, करजन ने किया था। तो याद रखना आपको। पहली नियमित जनगणना ये 1881 में होती है रिपन के काल में। जबकि कहें कि पहली बार जनगणना, वो 1872 में होती है मेयो के काल में। तो पहली नियमित कहें, या दशकीय कहें, या वैज्ञानिक, ये तीनों वर्ड किसके लिए आते हैं? 1881 के लिए। और जबकि पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। और जो रिपन थे, इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ये भी याद रखना आपको। लोकल गवर्नेंस का जनक। नेक्स्ट आता है कांग्रेस की स्थापना। तो इसकी स्थापना कब होती है? 1885 में होती है। A.O. ह्यूम करते हैं इसकी स्थापना। और डफरिन उस टाइम पर वायसराय था। नेक्स्ट बात करें, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। काकोरी ट्रेन डकैती, ये 9 अगस्त 1925 की घटना है। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट आता है साइमन कमीशन। इसका निर्माण 1927 में होता है। और भारत कब आता है? ये 1928 में भारत पहुंचता है। नेक्स्ट आता है चंपारण सत्याग्रह। ये 1917 में आता है। मतलब चंपारण सत्याग्रह कब होता है? 1917 में। करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी थे। 3 कठिया के विरोध में करते हैं ये। और कहाँ पर हुआ था? बिहार में। तो ये याद रखना आपको। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होती है। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू करने वाले थे। चोरा चोरी घटना 5 फरवरी 1922 को होती है। दांडी मार्च, ये 12 मार्च से 6 अप्रैल तक होती है 1930। लाहौर अधिवेशन, ये 1929 में होता है। जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है, ये भी याद रखना आपको। गांधी इरविन पैक्ट, ये 5 मार्च 1931 को होता है। क्रिप्स मिशन, ये 1942 में आता है। नेक्स्ट देखो, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को होता है स्टार्ट। और ऑपरेशन जीरो आवर 9 अगस्त 1942 की जो रात 12 बजे थे उस टाइम चला था ऑपरेशन जीरो आवर। व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये 1940 में चलाया जाता है। और पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे, ये भी याद रखना। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे।
और विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन स्टार्ट किया था, ये भी याद रखना आपको। पूना पैक्ट ये 1932 में होता है यरबदा जेल के अंदर, किस किस के बीच, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। कैबिनेट मिशन ये 1946 में आता है और इसके 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन के, पैथिक लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर और स्टेफार्ड क्रिप्स, और जो पैथिक लॉरेंस थे वो इसके अध्यक्ष थे। तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया जाता है, 22 जुलाई 1947 को, जबकि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत ये 24 जनवरी 1950 को अपनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखो, संविधान सभा की पहली बैठक। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को, तो ये याद रखना आपको। संविधान निर्माण पूर्ण कब हो जाता है, 26 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया जाता है, 22 जनवरी 1947 को, जबकि रखा कब जाता है ये संविधान सभा में, 13 दिसंबर 1946 को। प्रारूप समिति ये 29 अगस्त 1947 को बनती है, तो ये याद रखना आपको। तो ये हमारी घटनाएं थी जो मैंने आपको रिवीजन कराई। नेक्स्ट देखो, अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली एशियाई अभिनेत्री, तो ये कौन है, मिशेल येओ है, तो याद रखना पहली एशियाई है ये। जो ये ऑस्कर थे 95 क्रम के थे, और भारत ने इस बार 2 अवार्ड जीते इसमें। मूल सॉन्ग में आर 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 का था नाटू नाटू सॉन्ग, और उसके लेखक कौन थे, एम किरवानी राइटर थे उसके। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी ये द एलिफेंट विस्पर को मिलता है। तो इस बार हमें ऑस्कर में कितने अवार्ड मिले हैं, 2 मिले हैं। एक तो नाटू नाटू सॉन्ग को जो कि आर का था, और एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी के लिए द एलिफेंट विस्पर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत ने किस टीम को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है, तो ये जीता लेबनान को हराकर, तो याद रखना आपको। और जो इंटर कॉन्टिनेंटल कप है किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। और फुटबॉल से 2 कप और देखने, संतोष ट्रॉफी और डूरंट कप, तो ये भी पूछे जाते हैं, किससे संबंधित है, फुटबॉल से। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट आता है, ये हमारा हो जाता है ज्योग्राफी का क्वेश्चन। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये कौन सी है, देख लेते हैं कुछ चोटियों को। माउंट डेनाली, तो माउंट डेनाली ये कहाँ की है, नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है, और इसका अन्य नाम है माउंट मैकिनले। पुराना नाम इसका माउंट मैकिनले था, लेकिन अब नया नाम क्या हो गया, माउंट डेनाली। माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है। माउंट केटू ये भारत की हाईएस्ट पीक है, 8611 इसकी ऊंचाई है, और इसे ही कहते हैं गॉडविन ऑस्टविन, तो याद रखना है, भारत की हाईएस्ट पीक माउंट केटू है। माउंट एवरेस्ट ये विश्व की हाईएस्ट पीक है, और ये नेपाल में इसे क्या बोलते हैं, सागर माथा कहते हैं, तो ये भी याद रखना, नेपाल में क्या बोलते हैं इसे, सागर माथा बोलते हैं। नेक्स्ट आती है माउंट एकांकागुआ, तो ये साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है, और एंडीज पर्वतमाला की भी ये हाईएस्ट पीक है। तो हमारा जो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी थी उसका आंसर हो जाता है ये माउंट एकांकागुआ। विंसन मॉसिप, तो ये किस कौन सी है, अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक है, विंसन मॉसिप। माउंट एल्बुर्स ये यूरोप की हाईएस्ट पीक है, और ये कहाँ पर है, काकेशस पर्वत पर है, तो ये भी याद रखना आपको। कहें कि काकेशस पर्वत की हाईएस्ट पीक वो भी कौन सी है, माउंट एल्बुर्स है। माउंट कुक ये न्यूजीलैंड की हाईएस्ट पीक है, और माउंट कोसियुस्को ये ऑस्ट्रेलिया के, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसकी हाईएस्ट पीक है। तो मैंने जितने भी महाद्वीप थे उनकी हाईएस्ट पीक बताई है आपको, और जो भारत की है उसकी हाईएस्ट पीक बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखियों के बारे में देख लेते हैं हम। देखो, ज्वालामुखी आते हैं विसुवियस ज्वालामुखी, तो ये कहाँ पर है, इटली में है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी ये लेपारी द्वीप पर है, और इसे भूमध्य सागर का स्तंभ, प्रकाश स्तंभ कहते हैं, और कहाँ पर है ये, इटली में है। एटना ज्वालामुखी ये भी कहाँ पर है, इटली में है। तो ये तीनों ज्वालामुखी हो जाते हैं इटली के। नेक्स्ट आता है बैरन द्वीप, तो ये भारत में है, और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप जो कि अंडमान निकोबार में है। नेक्स्ट आता है माउंट क्राकातोबा, ये इंडोनेशिया का है। मोना लोआ ज्वालामुखी ये हवाई द्वीप पर है जो कि यूएसए में है। माउंट ताल ये फिलीपींस में है। माउंट कोटोपैक्सी तो ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि कहाँ पर है, इक्वाडोर में है। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा था वो यही पूछा था कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो हो जाता है कोटोपैक्सी, तो याद रखना आपको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है नोवा फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023
मेजबान देश, तो ये कौन सा हो जाता है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो 9वां फीफा महिला फुटबॉल कहाँ पर हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर। तो फीफा के बारे में जान लेते हैं हम, मेन वाला और वुमेन वाला। तो देखो जो मेल है उसका क्रम कौन सा था? 22वें क्रम का था। और होस्ट देश कौन सा था? कतर में ये होस्ट हुआ था। और जो शुभंकर था इसका वो लाइव शुभंकर था। विजेता टीम अर्जेंटीना और उपविजेता फ्रांस हो जाती है। तो ये याद रखने हैं आपको। फीमेल में बात करें हम कौन से क्रम के? 9वें क्रम के थे। और होस्ट देश हो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। विजेता स्पेन हो जाता है और उपविजेता इंग्लैंड हो जाता है। तो याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट दिया है कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 विजेता टीम कौन सी है? तो ये हो जाती है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 जीती है। ये याद रखना। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट दिया है कि असत्य कथन को पहचानिए। तो असत्य कौन सा वो बताना। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, जबकि समुद्री सीमा कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर। तो इतनी है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है ये तो। देखो जो लैंड वाली है भूमि वो 15,200 है, और जबकि समुद्री वाली कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। और इसमें भी जो मुख्य तटीय सीमा वो 6100 किलोमीटर के याद रखनी है। जो 7500 में से 6100 कितनी है? मुख्य तटीय है। नेक्स्ट आता है 8 डिग्री अक्षांश रेखा मालदीव और मिनिकॉय को पृथक करती है। तो ये भी सही बात है। नेपाल की सीमा यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड से लगती है। तो ये भी सही बात है। म्यांमार की सीमा 4 राज्यों से लगती है। और ये 4 राज्य कौन से हैं? देखो 4 राज्य हो जाते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य हो जाते हैं। तो ये भी सही है। नेक्स्ट आता है देखो, बांग्लादेश की सीमा वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम और मिजोरम से मिलती है। तो इन राज्यों से मिलती है। ये तो सही है 4 तो, लेकिन जो सिक्किम है इससे नहीं मिलती। तो याद रखना आपको, सिक्किम से बांग्लादेश की सीमा नहीं मिलती है। तो यह हमारा इसका आंसर हो जाता है। इसमें पूछा था असत्य कथन, तो असत्य हो जाता है ये। अब हम देख लेते हैं कि जो चैनल पूछा था इसमें 8 डिग्री चैनल वो कहाँ पर है? मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। जबकि बात करें मिनिकॉय और कावरत्ती के बीच में 9 डिग्री चैनल। और अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल। तो ये 8, 9 और 10 तीनों याद रखने हैं कहाँ कहाँ पर हैं। नेक्स्ट बात करें हम अपने पड़ोसी देशों के क्रम की। तो पड़ोसी देशों का जो क्रम है वो सबसे ज़्यादा कौन से देश की सीमा लगती है? देखो ये आ जाता बांग्लादेश। तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की। उसके बाद आता चीन, उसके बाद आता पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद भूटान और उसके बाद आता है अफगानिस्तान। तो सबसे कम अफगानिस्तान से और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से। तो इसकी ट्रिक थी क्या? 55 MBA। तो 55 MBA बै पैन MBA। तो इससे याद रखना है। और जो पाकिस्तान है वो पंजाब, राजस्थान और गुजरात इन 3 राज्यों से सीमा लगाता है। और 2 यूटी से सीमा लगाता है। 2 यूटी कौन से हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये याद रखने हैं आपको पाकिस्तान के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट दिया है कि दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग चैंपियनशिप टीम कौन सी है? तो कौन बनी है चैंपियन? उमा कोलकाता। तो ये भी याद रखना। ये हुई कहाँ पर थी चैंपियनशिप? दुबई में हुई थी। और जीतने वाली टीम कौन सी थी? उमा कोलकाता। अब आते हैं हम संविधान के बारे में। देखो 11वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसे किससे जोड़ा गया था? तो हम कुछ संविधान संशोधन देख लेते हैं। प्रथम संविधान संशोधन ये 1951 में होता है। और नवी सूची जो अनुसूची है वो जोड़ी जाती है। 21वां संविधान संशोधन, इसमें 15वीं भाषा जोड़ी जाती है, सिंधी भाषा। जो स्टार्टिंग में हमारे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। तो 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी जाती है? सिंधी भाषा। 42वां संविधान संशोधन ये 1976 में होता है। और इसमें जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और प्रस्तावना में एकमात्र बार संशोधन किया जाता है। और कौन कौन से शब्द जोड़े जाते हैं? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये एक पेपर में पूछे गए थे कि कितने शब्द जोड़े गए थे? तो 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए थे, मौलिक कर्तव्य। 44वां संविधान संशोधन 1978 में होता है। और इसके द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसे मूल अधिकार की श्रेणी से निकालकर विधिक अधिकार बनाया था। और आर्टिकल जोड़ा गया था 300A। तो ये याद रखना आपको। नेक्स्ट बात करें 52वां संविधान संशोधन,
इसके द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है जो कि दल बदल संबंधित है। नेक्स्ट आता है 61वां संविधान संशोधन। ये 1989 में होता है और इसमें वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी जाती है। तो 21 वर्ष से 18 वर्ष कब कर दी जाती है? 1989 में। नेक्स्ट देखो 71वां संविधान संशोधन। ये 1992 का है और इसमें क्या होता है, 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। नमक, नमक से याद करना है कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। 73वां संविधान संशोधन, ये 1992 में आता है और ये पंचायती राज से संबंधित था। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर आता है और इसमें त्रिस्तरीय है, उस चुनाव की बात कही गई थी कि त्रिस्तरीय चुनाव होने चाहिए और इसलिए हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो याद रखना आपको, 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें 29 विषय थे। तो याद रखने आपको इसके बारे में। 74वां संविधान संशोधन, इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है और 18 विषय थे इसमें, नगर निकायों से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन, ये 2002 का है और आर्टिकल 21 से जोड़ा जाता है जो कि शिक्षा से संबंधित है और 11वां फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी जाती है। नेक्स्ट आता है 91वां संविधान संशोधन। तो 91वां, इसमें क्या होता है, मंत्री परिषद में 15% मंत्री होंगे, ये कहा गया था। 92वां संविधान संशोधन, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं 8वीं अनुसूची में। कौन कौन सी? तो ये देखो दी गई हैं। बोडमास, तो इससे याद रखना बोडो, डोंगरी, मैथाली और संथाली। तो ये याद रखनी है आपको, 4 भाषाएं जोड़ी थी। उसके बाद कितनी भाषाएं हो जाती हैं? 22 भाषाएं। तो टोटल मिलाकर 22 भाषाएं होगी अब। 99वां संविधान संशोधन, ये एनजेएसी से संबंधित है, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट काउंसिल। तो इससे संबंधित है और यह रिजेक्ट हो गया था, ये भी याद रखना आपको। तो एकमात्र संविधान संशोधन जो रिजेक्ट हुआ था वो था 99वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन, ये 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है और भारत बांग्लादेश के बीच हुआ था ये। 101वां संविधान संशोधन, ये जीएसटी से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन, ये सामाजिक आर्थिक आयोग अर्थात ओबीसी के आयोग से संबंधित है। ओबीसी आयोग जोड़ा गया था इससे। नेक्स्ट बात करें 103वां संविधान संशोधन, ये ईडब्ल्यूएस। 104वां संविधान संशोधन, एससी एसटी का आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है इसके द्वारा और जो 2 एंग्लो इंडियन होते थे वो हटा दिए जाते हैं। 105वां संविधान संशोधन, तो ये होता है कि कौन सी जाति ओबीसी के अंदर आती है, ये तय करना किसकी जिम्मेदारी होगी? स्टेट की जिम्मेदारी होगी। तो ये कहा गया था 105वें संविधान संशोधन में। और 106वां संविधान संशोधन, ये 2023 का है, नवीनतम संविधान संशोधन है और किससे संबंधित है? नारी बंधन अधिनियम से संबंधित है। और इसमें लोकसभा और राज्य जो विधान सभा होती है, इसमें 33% आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को। तो ये याद रखना है, महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है। और जो 106वां संविधान संशोधन है, ये 128वें नंबर का बिल था, ये भी याद रखना हो। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट आता है आईपीएल 2023 का खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है? तो ये थी सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स। और उपविजेता कौन बनी थी? गुजरात टाइटंस। और इसमें ऑरेंज कैप किसे मिला था? शुभमन गिल को। और जबकि पर्पल कैप मोहम्मद शमी को। तो ये याद रखने। महिला प्रीमियर लीग, इसमें 5 टीमों ने भाग लिया था और विजेता बनी थी मुंबई इंडियंस। नेक्स्ट आता है तीसरी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है यूपी में और इसका जो शुभंकर था वो था जीतू, बारहसिंगा का नाम था जीतू। फर्स्ट रैंक किसकी आई थी इसमें? पंजाब यूनिवर्सिटी की फर्स्ट रैंक आई थी। बात करें, ये तो हो जाते हैं हमारे यूनिवर्सिटी गेम्स। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो ये कौन से क्रम के थे? 5वें क्रम के थे और मध्य प्रदेश में इनका आयोजन हुआ था। और इसमें टॉप पर कौन कौन से राज्य रहे थे? पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे पर हरियाणा और तीसरे पर आया था मध्य प्रदेश। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या था? आशा इसका शुभंकर था। आशा एक चीटी का नाम था, वो इसका शुभंकर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। नेक्स्ट बात करें हम कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है ये बताना आपको। तो ये दिवस दिए हैं मैंने कुछ, जो क्वेश्चन दिवस से पूछे जाते हैं वो यहीं से आ सकते हैं आपको। बात करें 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 16 जनवरी को स्टार्टअप डे। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बाल दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। और क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस? सरोजिनी नायडू का इस दिन जन्म दिवस है, इसलिए मनाया जाता है। और इस दिन ही रेडियो दिवस मनाया जाता है, तो ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट बात करें 15 मार्च, तो 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस।
20 मार्च विश्व खुशहाली दिवस और गौरैया दिवस, दोनों दिवस मनाए जाते हैं। 22 मार्च को जल दिवस, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस और 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है और 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस अर्थात नेशनल टेक्नोलॉजी डे, क्योंकि इस दिन पोखरण में जो परमाणु परीक्षण हुआ था, तो इसलिए मनाया जाता है 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। नेक्स्ट बात करें, 22 मई जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और जो 2023 में मनाया गया इसकी थीम क्या है? सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो ये याद रखनी है, मैंने केवल एक की थीम लिखी है, विश्व पर्यावरण दिवस की सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन, और इसका होस्ट देश कौन सा है? कोटे दी आइबर। तो याद रखना आपको। 17 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 17 जून को मनाया जाता है मरुस्थल रोकथाम दिवस। 29 जून को 21 जून, तो 21 जून को कौन सा मनाया जाता है? योग दिवस, और 2015 में स्टार्ट होता है, ये भी याद रखना आपको। 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, और क्यों मनाया जाता है? पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस के लिए। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है और 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। तो ये याद रखने। नेक्स्ट बात करें अब, नेक्स्ट आता है शेर दिवस। तो 10 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शेर दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है और 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें 15 अक्टूबर की, तो 15 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व विद्यार्थी दिवस। और किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर। तो याद रखना है, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे 15 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर, इस दिन 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है, तो याद रखना है 24 अक्टूबर को यूएनओ की स्थापना। 26 नवंबर, तो इस दिन संविधान दिवस और राष्ट्रीय मिल्क डे मनाते हैं। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को मिट्टी डे मनाया जाता है, सॉइल डे। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस और 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस। और लास्ट आता हमारा 25 दिसंबर, तो इस दिन मनाया जाता है सुशासन दिवस अर्थात गुड गवर्नेंस डे। तो ये हमारे जितने भी डे थे वो करा दिए मैंने आपको। तो इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से लेना आप। तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।